Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 3rd of March 2021. 3 मार्च 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक एवं हमारे कोर्सेज की लिंक है। तो जिनको भी हमारा करंट अफेयर्स कोर्स या सीसैट कोर्स ज्वाइन करना है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले आज के सवालों के जवाब देख लेते हैं जो आपको आंसर देने हैं जिनके। पहला सवाल है, विच इज द नोडल मिनिस्ट्री दैट सपोर्ट्स ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल्स फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च इनिशिएटिव, यानी कि अवसर नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल्स फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च। ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेकंड इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या डी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्वेश्चन नंबर 2 इज which of the following statements are correct with respect to the anti defection law? Okay, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा आपको, इसमें थोड़ा एक प्रॉब्लम है। सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सुगम्य भारत ऐप। सुगम्य भारत ऐप के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं। पहला स्टेटमेंट है, द ऐप एक्ट्स एज अ वे ऑफ सेंसिटाइजिंग एंड एनहांसिंग एक्सेसिबिलिटी इन द 3 pillars ऑफ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। Second statement है, the app has been developed by Department of Empowerment of Persons with Disabilities under the Ministry of Social Justice and Empowerment. Which of the following statements are correct? One only, two only, both या none? Question number 3 is, consider the following statements with respect to the Land Ports Authority of India, LPAI के बारे में statements है। पहला statement कह रहा है, it is a statutory body established under the Land Ports Authority of India Act 2010। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट वर्क्स अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है ना? तो ये तो आपके सवाल थे। अब आज का मैप जो बताना है, मैं आपको बहुत अच्छा मैप बताने वाला हूँ। ये है आइलैंड्स ऑफ द अटलांटिक ओशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आइलैंड पूछ लेता है, ग्रुप पूछ लेता है कि कौन से ओशन में है, वहां पे भी कंफ्यूजन होता है ना? जैसे डियामेंटीना एक बार ट्रेंच पूछ लिया था, डियामेंटीना ट्रेंच पूछ लिया था। तो धीरे धीरे हम अब ऐसे करके सारे ये वाले जो फीचर्स हैं ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक अच्छी चीज है कि तो अटलांटिक ओशन आप सबको पता है कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक नॉर्थ अटलांटिक ओशन, दूसरा साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है ना? तो इसमें आइलैंड ग्रुप जो है अलग अलग, वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले नॉर्थ अटलांटिक में ये आपके जो नॉर्वे के आगे वाला रीजन है, वहां पे फेरो आइलैंड है, फेरो आइलैंड। ठीक है ना? देख रहे हैं, FAEROE, फेरो आइलैंड, और ये आपका नॉर्वे वाला रीजन है। ठीक है ना? तो फेरो आइलैंड वहां पर है। फिर आपका यहीं पे देखो ये वाला जो पार्ट है, जो अफ्रीका के साथ वाला पार्ट है, वहां पे अजोर्स, मदीरा एंड कैनेरी। कैनेरी बिल्कुल वहां से कैनेरी करंट भी आता है, कोल्ड करंट है कैनेरी नाम का। तो अजोर्स, मदीरा एंड कैनरी। अब यहाँ पे एक चीज है बस याद रखना थोड़ा सा, कि जहां जहां पॉसिबल हो नॉर्थ से साउथ का ऑर्डर याद रखना। कई बार ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा आपके लिए कि नॉर्थ से साउथ का इसका क्या ऑर्डर है, इनमें से कौन सा नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है ना? तो ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी आ सकते हैं। तो इसलिए इसको इस तरीके से पढ़ा करो कि आपको ये भी बने कि नॉर्थ से साउथ क्या। तो जैसे अजोर्स, मदीरा, कैनरी एंड केप वर्डी, ये 4 हैं, ये नॉर्थ से साउथ है। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है, ये 4 जो हैं ये आपका नॉर्थ से साउथ है, अजोर्स, मदीरा, कैनरी एंड केप वर्डी। इधर साइड जो अमेरिका वाला रीजन है, वहां पे आपको सेबल और बरमूडा दिख रहा होगा, सेबल एंड बरमूडा, दीज आर ऑल्सो इन द अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पे अजोर्स, मदीरा, कैनरी एंड केप वर्डी। और ये यहाँ पे नीचे बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप्स हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। असेंशन आइलैंड, सेंट हेलेना, त्रिस्तान द कुन्हा, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले आइलैंड ग्रुप हैं। असेंशन आइलैंड हो गया, सेंट हेलेना आइलैंड हो गया, त्रिस्तान द कुन्हा हो गया, गफ आइलैंड हो गया। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? असेंशन, सेंट हेलेना, त्रिस्तान दा कुन्हा एंड गफ आइलैंड। ठीक है ना? फिर इधर साइड जो साउथ अमेरिका के नीचे रीजन है, वहां पे देखो फॉकलैंड आइलैंड दिख रहा होगा, फॉकलैंड आइलैंड वहां पर है। फिर साउथ जॉर्जिया, साउथ सैंडविच, साउथ ऑर्कनी, ये बस और आपको याद रखना है। फॉकलैंड हो गया, साउथ जॉर्जिया हो गया, साउथ सैंडविच हो गया, या साउथ ऑर्कनी हो गया। So these are the different types of islands which are found in the
अटलांटिक ओशियन। फिर से मैं आपको दिखा दूं, सबसे ऊपर आपको नॉर्वे के पास फेरो आइलैंड दिख रहा होगा, फिर आपको इधर अफ्रीका के ऊपर अजोर्स, मदीरा, कैनरी एंड केप वर्डी दिख रहा है, फिर इधर नॉर्थ अमेरिका वाले पोर्शन में आपको सेबल और बर्म्यूडा दिख रहा है, सेबल एंड बर्म्यूडा दिख रहा है। फिर आपको ये जो अफ्रीका के साथ इधर साइड अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट वाले ग्रुप हैं, असेंशन आइलैंड, सेंट हेलेना आइलैंड, त्रिस्तान द कुन्हा एंड गफ आइलैंड। फिर आपका इधर साउथ अमेरिका के पास फॉकलैंड आइलैंड है, और यहाँ पर साउथ जॉर्जिया है, साउथ सैंडविच है एंड साउथ ऑर्कने है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ऑफ द अटलांटिक ओशियन। कल किसी दूसरे ओशियन के साथ हम आएंगे और दूसरे आइलैंड ग्रुप देखने डिस्कस करेंगे, ट्रेंचेस हैं वो भी डिस्कस करने हैं। तो सारा मैप जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एक एक करके आगे मूव करते हैं आज के न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ। तो अब आज की न्यूज एनालिसिस में जो पहली न्यूज है वो है द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द स्वच्छता सारथी फेलोशिप। तो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है उसने लॉन्च किया है क्या, एक स्वच्छता सारथी फेलोशिप लॉन्च की है। अब ये क्या फेलोशिप है, दिस फेलोशिप वाज लॉन्च्ड बाय द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर। तो किसने लॉन्च की है, प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर ने इसको लॉन्च की है अंडर द वेस्ट टू वेल्थ मिशन। अब ये लॉन्च किसके अंदर की गई है फेलोशिप, स्वच्छता सारथी वेस्ट टू वेल्थ मिशन के अंतर्गत की गई है। एम क्या है, टू रिकॉग्नाइज द स्टूडेंट्स, कम्युनिटी वर्कर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड म्युनिसिपल और सैनिटरी वर्कर्स एंगेज्ड इन टैकलिंग द इनॉर्मस चैलेंज ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट साइंटिफिकली एंड सस्टेनेबली। मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं या कम्युनिटी वर्कर्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, अगर वो इस काम में एंगेज्ड हैं, मतलब कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको वेस्ट मैनेजमेंट के काम में इन्वॉल्व है साइंटिफिकली या सस्टेनेबली, तो ऐसे लोगों को ये फेलोशिप दी जाएगी। अब क्राइटेरिया क्या है कि ये जो फेलोशिप है ये 3 कैटेगरीज में अवार्ड की जाएगी। कैटेगरी ए जो है वो स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम 9 to 12th स्टैंडर्ड्स के लिए है। कैटेगरी बी जो है वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स है जो कि यूजी, पीजी या रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए है। एंड कैटेगरी सी इंडिविजुअल सिटीजन हु आर वर्किंग, मतलब कि जो एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में है या कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग भी अप्लाई कर सकते हो। तो 3 कैटेगरीज में ये फेलोशिप, स्वच्छता सारथी फेलोशिप के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर उसने ये लॉन्च किया है स्वच्छता सारथी। दूसरा है सोशल जस्टिस एंड पावर मिनिस्ट्री इज गोइंग टू वर्चुअली लॉन्च द सुगम्य भारत ऐप। अब ये सुगम्य भारत ऐप क्या है, सुगम्य भारत ऐप एक मोबाइल ऐप है विच इज डेवलप्ड टू सेंसिटाइज एंड एनहेंस द एक्सेसिबिलिटी विद इन द 3 पिलर्स ऑफ द एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। तो 3 पिलर्स जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के हैं उनमें एक्सेसिबिलिटी को प्रमोट करना है। अब 3 पिलर कौन कौन से हैं, तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आपका जो सुगम ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है उसके 3 पिलर्स कौन कौन से हैं। उसके 3 पिलर्स में पहला है द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, दूसरा है बिल्डिंग एन एक्सेसिबल इन्वायरमेंट एंड द आईसीटी इकोसिस्टम इन इंडिया। ठीक है ना, याद रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, बिल्डिंग एन एक्सेसिबल इन्वायरमेंट एंड द आईसीटी इकोसिस्टम इन इंडिया। तो ये इसके 3 पिलर हैं। एंड एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के अनुसार जो काम है वो क्या करना है कि जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए बैरियर फ्री वर्ल्ड बनाना है, कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाना है फॉर द दिव्यांगजन के लिए कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाना है। तो इस कारण से सुगम्य भारत ऐप जो है वो आ रहा है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अगली जो न्यूज है वो है इंडिया एंड जापान बैक इन द न्यू श्रीलंका पोर्ट प्रोजेक्ट। तो अब क्या है, अभी कुछ दिनों पहले आपको रिसेंटली एक न्यूज सुनाई दी होगी जिसमें कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाने के प्रोजेक्ट से इंडिया और जापान को बाहर किया गया था। ठीक है ना, उन्होंने बोला श्रीलंका ने कि हमारे यहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि हम बाहर की किसी कंट्री को इन्वॉल्व नहीं कर सकते ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के प्रोजेक्ट में, इसलिए इंडिया और जापान को बाहर किया जा रहा था। अब श्रीलंका ने कहा है कि वेस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल एट द कोलंबो पोर्ट, वो डेवलप किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंडिया एंड जापान। तो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल से हटा करके अब वेस्ट कंटेनर टर्मिनल हमको दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये अब डिसीजन आया राजपक्षा गवर्नमेंट की तरफ से कि जो इंडिया एंड जापान है वो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को ना डेवलप करके अब वेस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलप करेंगे इन द कोलंबो पोर्ट। ठीक है ना, तो चलो ठीक है, देखते हैं। अब पिछली बार भी ऐसी बातचीत की थी इन्होंने, तो अब आपको ये याद रखना है कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के प्रोजेक्ट से हटा करके हमको वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का प्रोजेक्ट दे दिया गया है इन द कोलंबो पोर्ट। ठीक है,
4.34 लाख सीनियर्स गेट वैक्सीनेटेड। एंड यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री का एक डायरेक्टिव ये भी आया है अलग अलग फार्मा कंपनीज और इनको कि आप अपने बफर हॉस्पिटल्स को भी ये है कि बफर स्टॉक्स ना बनाएं वैक्सीन्स के। हमारे पास अच्छी खासी सप्लाई है वैक्सीन्स की, इसलिए कृपया करके बफर स्टॉक्स ना बनाए जाए। सेंटर गार्नर 77,815 करोड़ इन स्पेक्ट्रम ऑक्शन। तो स्पेक्ट्रम ऑक्शन में जियो जो था वो टॉप बिडर था और काफी ज्यादा जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा हमने मतलब ऑक्शनिंग कर ली थी स्पेक्ट्रम की। और अगर आपको स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बारे में पूरी डिटेल चाहिए तो मेरा खुद का बनाया हुआ एक वीडियो है स्पेक्ट्रम ऑक्शन की, छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी डिटेल आपको दी है उस वीडियो में। 5, 6, 7, 8 मिनट का वीडियो है लेकिन उसमें हर चीज डिटेल दी है। तो आप स्पेक्ट्रम ऑक्शन द एग्जाम्स मेड सिंपल सर्च कर लेना, आपको वीडियो भी मिल जाएगा और उसको एक बार देख लेना। बहुत डिटेल में आपको हर एक प्रोसेस समझाएगी, कैसे बिडिंग होती है, कैसे सिलेक्शन होता है और क्या प्रोसेस अपनाई जाती है। इस बार की जैसे इस बार के आपको अभी याद रखना कि अभी जो ये बिडिंग हुई है इसमें 5G की ऑक्शनिंग नहीं की गई है ना, 5G की जो वेवलेंथ है उसकी ऑक्शनिंग नहीं की गई है, अभी दूसरों की गई है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल सेगमेंट की तरफ आते हैं। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वह है द एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग सीज फायर। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये सीज फायर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है रिसेंटली और कहा गया है कि 2003 के सीज फायर उनका पालन करेंगे, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस बार का जो सीज फायर है वो पहले के सीज फायर से अलग क्या है, क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ये सीज फायर अलग है, दूसरा सीज फायर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या चीजें की और जरूरत पड़नी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि पाकिस्तान आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा जो है उसने अभी बीच में कहा था इट इज टाइम टू एक्सटेंड हैंड ऑफ पीस इन ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है ना। मतलब हैंड ऑफ पीस इन ऑल द डायरेक्शंस मतलब कि इंडिया की तरफ भी हैंड ऑफ पीस बढ़ाना पड़ेगा। वहीं आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने जी ने यह कहा था कि विद अवर कंटिन्यूअस एंगेजमेंट विद पाकिस्तान वी विल बी एबल टू प्रिवेल ओवर देम एज एन अनसेटल्ड बॉर्डर हेल्प्स नो वन। अनसेटल्ड बॉर्डर किसी की हेल्प नहीं करता है। तो वही वाली बात मुझे लगता है कि पाकिस्तान के दिमाग में भी आ गई है और उनको समझ में आ गया कि देखो यार कि कुछ कर तो किया तो जा नहीं सकता, इंडिया से हम किसी चीज में जीत सकते नहीं है, थोड़ा बहुत अगर ट्रेड रिलेशंस बढ़ा करके फायदा मिल जाए तो वो ज्यादा बेटर है ना। वही चीज है कि अब वो करने की कोशिश करेंगे। एंड इस बार का सीज फायर अलग कैसे, क्योंकि एक तो जॉइंट स्टेटमेंट आया है दोनों साइड के डीजीएमओ के थ्रू, है ना। जो दोनों तरह साइड के डीजीएमओ हैं दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है। एंड दूसरी चीज ये भी कि रीसेंट एग्रीमेंट मेंशंस अ स्पेसिफिक डेट। इस बार का जो एग्रीमेंट है वो एक स्पेसिफिक डेट मेंशन करता है, जैसे कि नाइट ऑफ द February 24-25 टू बिगिन द सीज फायर। तो एक पर्टिकुलर डेट के साथ स्टार्ट हुआ है। दूसरा दोनों साइड की जो डीजीएमओ है उन दोनों ने ही इसको कहना चाहिए कि जॉइंट स्टेटमेंट निकाला है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सीज फायर। नाउ सीज फायर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज दिस हेल्प्स न्यू दिल्ली टू डिफ्यूज व्हाट वाज बिकमिंग अ ग्रोइंग कंसर्न इन द डिसीजन मेकिंग। अब देखो क्या है कि एक टर्म आपने सुना होगा 2.5 वॉर फ्रंट, आपने एक टर्म सुना होगा 2.5 वॉर फ्रंट। लेट मी राइट दैट डाउन, 2.5 वॉर फ्रंट। ये क्या होता है? 2.5 वॉर फ्रंट इंडिया के लिए कहा जाता है कि इंडिया जो है वो 2.5 वॉर फ्रंट पे चल रहा है। एक फ्रंट चल रहा है पाकिस्तान के साथ, एक फ्रंट चल रहा है चाइना के साथ, और हाफ फ्रंट मतलब जो हमारा इंटरनल डिस्टर्बेंस है इन द जम्मू कश्मीर रीजन, या समझ लो जम्मू कश्मीर रीजन के लिए ही यूज होता है वैसे। तो ये जो चल रहा है इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो ये चलती है 2.5 वॉर फ्रंट सिचुएशन। अब ऑथर ने कहा कि देखो 2.5 वॉर फ्रंट सिचुएशन पढ़ने के लिए एकेडमिकली हो गया या थ्योरेटिकली हो गया, ये बहुत ज्यादा ठीक अच्छा लग रहा है पढ़ते हो आप, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो दिस अ वेरी एडवर्स सिचुएशन। ये बहुत ज्यादा एडवर्स है और उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए पाकिस्तान अभी जैसे चाइना के साथ आपका डिसएंगेजमेंट हो रहा है, लेकिन अगर वहीं पे आप पाकिस्तान के साथ भी अगर आप डिफ्यूज कर लो या एक फ्रंट एटलीस्ट ठीक कर लो तो आप काफी कुछ सही कर सकते हो। तो वही लिखा है, द बेस्ट वे टू डील विद द टू फ्रंट चैलेंज देन न्यू दिल्ली कुड हैव रीजन वाज टू डिफ्यूज एटलीस्ट वन फ्रंट। कम से कम एक फ्रंट को तो डिफ्यूज करें, है ना। तो 2.5 वॉर फ्रंट, एक तो सिचुएशन याद रखना इंडिया की, और दूसरी चीज की ऐसा देखो कहना ये कि हम हर चीज हैंडल कर सकते हैं अलग बात होती है, लेकिन वही चीज जब प्रैक्टिकली आप देखते हो कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो वो आपकी डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट करती है। अब अगर हम हिस्ट्री देखें इंडिया और पाकिस्तान के सीज फायर की,
तो ये कराची एग्रीमेंट में सबसे पहले हुआ था 1949 में, जब पहला 1948 में अटैक हुआ था, उसके बाद कराची एग्रीमेंट आया था 1949 का, एंड इट एंडेड द फर्स्ट वॉर बिटवीन द न्यूली फॉर्म्ड इंडिया एंड पाकिस्तान। तब न्यूली फॉर्म्ड था इंडिया पाकिस्तान, तो उसका पहला वॉर खत्म हुआ था तो कराची एग्रीमेंट के साथ हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद 1965 में हुआ। इसके साथ थोड़ा एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे सीज फायर लाइन बनाई गई थी, तब सीज फायर लाइन बनाई गई थी, CFL बोलते थे उसको, सीज फायर लाइन बनाई गई थी, और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान बनाया गया था, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो अब ये क्यों बनाया गया था? ये इसलिए बनाया गया था कि दोनों तरफ के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए, दोनों तरफ के इश्यूज के बीच में इनको वो करने के लिए। तो ये 24 जनवरी 1949 को आया था, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रुप जो आया था यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप का, वो 24 जनवरी 1949 को आया था, टू सुपरवाइज द सीज फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड, मतलब उस समय जम्मू एंड कश्मीर के ग्रुप के बीच में भी थे लोग। तो ये एक्चुअली किसके लिए आए थे? टू कीप एन आई ओवर द सिचुएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। 24 जनवरी 1949 को पहली बार ये आए थे, ठीक है ना। फर्स्ट मिशन इनका आया था 24 जनवरी 1949 को, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दो कि इसके बाद क्या हुआ कि 1965 में भी एक वॉर होता है, तो 1965 में वॉर, उसके बाद सीज फायर हुआ। फिर 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, फुल फ्लेज्ड वॉर हुआ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, उसके बाद एक शिमला एग्रीमेंट होता है। शिमला एग्रीमेंट होता है जिसको सुचेतगढ़ एग्रीमेंट भी कहता है। ये तो मुझे खुद ही नहीं पढ़ाते थे, सुचेतगढ़ एग्रीमेंट भी कहते हैं इसको, द सुचेतगढ़ एग्रीमेंट ऑफ 1972, याद रखिएगा इसको। इसने डीलिनेट किया और लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया, ठीक है। तो LOC तब आया था। फिर 1972 के बाद जब सुचेतगढ़ या शिमला एग्रीमेंट आया, उसके बाद आपका LOC आया, और CFL। देखो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो ये 1971 के बाद जो ये एग्रीमेंट हुआ जिसमें हमने लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया, तो इससे एक फायदा तो ये हुआ कि CFL हट गया। अब चूंकि जो यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया एंड पाकिस्तान था, उसको ये कहा गया था कि आप CFL के ऊपर मेक श्योर करोगे, आपका मैंडेट जो रहेगा CFL के ऊपर रहेगा। तो CFL तो अब रह ही नहीं गया, अब हो गया LOC। इसलिए UNMOGIP जो था, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान था, उसका काम खत्म हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपकी आई, ठीक है। फिर उसके बाद 2003 में आया एग्रीमेंट बिटवीन द डीजीज, कम्युनिकेशन हुआ थ्रू टेलीफोन कॉल बिटवीन देम, है ना, एंड इट वाज अ रीट्रेशन ऑफ द 1971 वॉर टर्मिनेशन सीज फायर। तो ये रीट्रेशन था 1971 के वॉर टर्मिनेशन सीज फायर का ही, एंड 2003 में ये चीज हुई थी। अब ऑथर ने ये कहा है कि देखो आपने सीज फायर तो कर दिया, ठीक है ना, लेकिन देयर शुड बी पर्टिकुलर रूल्स ऑल्सो। रूल्स होने चाहिए जो कि गवर्न करते हैं। लॉजिकल आपका सीज फायर तब होगा जब सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सीज फायर हो रहा है, बल्कि एक सेट रूल्स रहेंगे ऑफ द सीज फायर, तभी जाकर के आपका कहना चाहिए कि सीज फायर जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। तो वही ऑथर ने कहा है कि हमको कोशिश ये करनी है कि हम अभी जब सीज फायर हुआ है तो इसके प्रॉपर रूल्स बनाएं, अब प्रॉपर रूल्स बना करके ही काम करें। दूसरी चीज जो जरूरी है कि अब सीज फायर होने के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है बैक चैनल डिप्लोमेसी। तो बैक चैनल डिप्लोमेसी पहले भी काम कर चुकी है, और बैक चैनल डिप्लोमेसी को फिर से मतलब कि मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। जो टाइप 2 डिप्लोमेसी है, बैक चैनल डिप्लोमेसी बोलते हैं इसको, जो मतलब कि ऑफिशियल के थ्रू नॉन ऑफिशियल चैनल्स को छोड़ करके नॉन ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू जब डील किया जाता है तो उसको बैक चैनल डिप्लोमेसी कहते हैं। और वो करने का टाइम आ गया है कि अगर हमको फुल्ली डिफ्यूज करनी है, ये एक फ्रंट को फुल्ली डिफ्यूज करना है, तो हमको बैक चैनल डिप्लोमेसी का यूज करना पड़ेगा। सो दैट इज द थिंग व्हिच हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, द सर्वे एज पॉलिसी विद आइडियोलॉजिकल ओवरटोन्स। अब यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे है इस बार का, आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। रिवीजन सीरीज में मैंने कंप्लीट कर दिया है ना, इकोनॉमिक सर्वे इस बार का। तो वहां पे आप देखो क्या है, सर्वे इस बार क्या बोलता है, कई चीजें हैं जहां पे सर्वे को इस बार ऑथर ने इस आर्टिकल में गलत ठहरा है। जैसे कि सबसे पहली बात, इस बार का सर्वे बोलता है कि ग्रोथ को बढ़ाने का काम करना है। ग्रोथ अगर आप बढ़ाएंगे तो ये ट्रिकल डाउन हो जाएगी, और अंत में आपका जो भी गरीब वर्ग है वो भी अपग्रेड हो जाएगा, यानी कि उसका भी स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। मतलब ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहा है कि ग्रोथ लेड होना चाहिए, जो इकोनॉमी का कंसर्न होना चाहिए, ग्रोथ
स्लाइड होना चाहिए। इनइक्वालिटी को दूर करने का नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा हमको, क्यों? क्योंकि एक चैप्टर है जो बोलता है इनइक्वालिटी तो बढ़ रही है लेकिन वहीं पे सोशल पैरामीटर्स में जो उनका परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ रहा है। मतलब कि इनइक्वालिटी जो है वो हमारे यहाँ सोशल पैरामीटर्स के साथ कन्वर्ज करती है। मतलब कि इनइक्वालिटी अगर बढ़ रही है तो हमारे सोशल जो इंडिकेटर्स हैं उनके परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है। मतलब कि जैसे कि बाकी जो सोशल इंडिकेटर्स है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें वो भी इंप्रूव हो रहा है। तो इनइक्वालिटी को सब कहीं ना कहीं कहा गया इस बार के सर्वे में जस्टिफाई कर दिया गया। ऐसा नहीं, इस बार के सर्वे में इनइक्वालिटी को भी जस्टिफाई कर दिया गया। अब ऑथर ने वही चीज़ बोली है कि इस बार का जो सर्वे है, पहली चीज़ तो वो साइलेंट है पॉवर्टी के ऊपर, ठीक है ना। क्या कि सर्वे इज साइलेंट ऑन द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी विच इज मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना ऑफ डिप्राइवेशन को फाउंडेड मच वर्स बाय द पैंडेमिक क्राइसिस। मतलब कि जो सर्वे का टोन था वो पॉवर्टी के ऊपर बहुत कम था, पॉवर्टी के ऊपर बिल्कुल साइलेंट था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू है और वो कंपाउंड हो गया है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक क्राइसिस। दूसरी चीज़, एक सर्वे का चैप्टर जिसमें उन्होंने 3 जो फार्म लॉज आए कॉन्ट्रोवर्शियल, उनको अपने आप बोल दिया कि ये फॉरवर्ड लुकिंग है और ये ज़्यादा अच्छे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में इंक्लूड किया है। तो फार्म लॉज को उन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में इंक्लूड किया है। अब जो चीज़ अभी भी मैटर सब्जुडाइज है, जो मैटर अभी भी लोगों के अंदर नहीं, जिसके लिए इतना प्रोटेस्ट हुआ है, उसको आप अपने आप मतलब सेल्फ एक्लेम्ड आपने उसको ये कर दिया। तीसरी चीज़ ऑथर ने कहा इनइक्वालिटी पे, जैसा उन्होंने बोला कि इनइक्वालिटी को सपोर्ट किया है सर्वे ने। ऑब्वियस बात है, आप एक चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम ही है कि इंडिया में जो इनइक्वालिटी है वो कन्वर्ज करती है विद द परफॉर्मेंस इन द सोशल इंडिकेटर्स। अब यहाँ पर ऑक्सफैम की जो स्टडी है वायरस एंड द इनइक्वालिटी है ना, ऑक्सफैम की स्टडी थी वायरस एंड द इनइक्वालिटी, उसमें पॉइंट आउट किया गया था कि लगभग while it took 9 months for the top 1000 billionaires to return to the pre-COVID-19 times, 9 month ही लगे 1000 बिलियनियर्स को to return to the pre-COVID-19 times, it will take over a decade for the poorest class to resume the normalcy। मतलब लगभग 10 साल का समय लगेगा पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को टू रिटर्न टू द नॉर्मेलिटी। मतलब कि आप ये देखो कि कितना एक चीज है इस बार ऐसे भी आया था। तो कोविड-19 से एक इंपॉर्टेंट एक जो चीज हुई है वो ये हुई है कि रिच हैज गॉट रिचर। ये भी हमने देखा है कि रिच हैज गॉट रिचर एंड पुअर हैज गॉट पुअरर। तो दिस वाज आल्सो द केस इन दिस कोविड-19 कि रिच तो और रिचर हो गया। हमने ये देखा था ना, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में हमने देखा था कि जो टॉप बिलियनर्स थे वो और ज्यादा उनकी इनकम बढ़ गई है कोविड में, और जो पुअर लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो और ज्यादा उनकी इनकम घट गई है। तो रिच हैज गॉट रिचर एंड पुअर हैज गॉट मच पुअरर। तो दीज आर अगेन द थिंग्स विच वर देयर, ठीक है ना। एंड इसके बाद ऑथर ने कहा है कि जो चैप्टर है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की इनइक्वालिटी, देखो यहाँ पे लिखा है इन इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी कन्वर्ज इन टर्म्स ऑफ देयर इफेक्ट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स। मतलब कि इनका ये कहना था कि अगर सपोज ये इनइक्वालिटी अगर बढ़ रही है, अगर सपोज ये इनइक्वालिटी है, सपोज इस एक्स एक्सिस में इनइक्वालिटी है और वाई एक्सिस में परफॉर्मेंस ऑन द सोशल इंडिकेटर्स है। तो देखो इनइक्वालिटी तो बढ़ रही है लेकिन परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है सोशल इंडिकेटर्स में। तो ये ग्राफ एग्जैक्टली यही ग्राफ बनाया गया है इंडिया के टर्म्स में। यही ग्राफ एग्जैक्टली जो मैंने आपको बना के दिखाया ना, यही ग्राफ बनाया गया है कि इनइक्वालिटी तो बढ़ रही है लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो रही है इन द टर्म्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक वो। तो अब ऑथर ने कहा है कि ये जो रिलेशनशिप बनाया गया था एक्स और वाई का, ये अनफाउंडेड था, अनसाइंटिफिक था। ऐसा रिलेशनशिप बनाया ही नहीं जा सकता है एंड देयरफॉर ऑथर हैज कॉल्ड दिस एज फॉल्टी कंक्लूजन। इट इज द फॉल्टी कंक्लूजन। आपने कुछ भी ग्राफ बना दिया और आप बोल रहे हैं कि ये एक तरीके मतलब यू आर मतलब एक तरीके से आप कंपेयर कर रहे हैं ऑरेंजेस को और बनानास को। जैसे अब देखो मैं कल कोई ग्राफ बना दूं कि मैं बोलूं कि यार अगर लोगों की गरीबी बढ़ती है तो लोगों की इनकम बढ़ने लगती है। अब ये कहीं से कहीं तक बिल्कुल रिलेटेड नहीं है ना। तो अब मैं ऐसा ग्राफ बना करके जो जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा ना। तो वही चीज ऑथर ने ये कही कि ये जो कंक्लूजन है, कैलकुलेशन है, ये अनफाउंडेड है, ये बेसलेस है, इनका कोई साइंटिफिक एट्रीब्यूट नहीं है और ये कोरिलेशन जो है ये दीज आर फॉल्टी कोरिलेशंस, ठीक है ना। दूसरी चीज जो ऑथर ने कही वो क्या है कि अनदर एनालिसिस जो बेस होता है वो होता है फिटिंग लीनियर मॉडल्स, यानी कि लीनियर रिग्रेशन के मॉडल का यूज किया जाता है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल का, ठीक है ना। तो इन द लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स वेरिएबल्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस एंड लीनियर models are fitted and t statistics
स्टैटिस्टिक्स आर कंप्यूटेड विदाउट चेकिंग फॉर द वैलिडिटी। मतलब कि जो लीनियर रिग्रेशन का यूज किया गया है सर्वे में, उसमें क्या किया जाता है, वेरिएबल्स आप अपने मन से कन्वीनियंस के हिसाब से सेलेक्ट करते हो, ना कि साइंटिफिक रीजंस की वजह से। यू सेलेक्ट द वेरिएबल्स एज पर योर विम्स एंड फैंसेस एंड आप उनको फिट करते हो, टी स्टैटिस्टिक्स निकालते हो, कंपाउंड करते हो, कंप्यूट करते हो विदाउट चेकिंग फॉर द वैलिडिटी। और वही चीज ऑथर ने कहा है कि यहां पर हुई है, ठीक है ना। तो आपने मतलब कि आपने, ठीक है, अपना यूज किया, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके आपने ग्राफ बना दिया, लेकिन डिस्कशंस की बहुत ज्यादा रेलेवेंसी और यहाँ पे डिस्कशन किया जाना चाहिए ऑन द इनइक्वालिटी ऑल्सो, ऑन द, मतलब सही बात है इनइक्वालिटी पे डिस्कशन होना चाहिए। अब आपने तो इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर दिया, पॉवर्टी की कोई बात ही नहीं की। तो यही सारे इश्यूज जो है ऑथर ने उठाए हैं, है ना। और पॉवर्टी एलिवेशन जो कि एक सेंट्रल थीम होनी चाहिए थी, वो अभी भी नहीं थी, है ना। ठीक है, कोविड-19 है, लेकिन कोविड-19 से जो चीज ऑलरेडी पहले चल रहा था इशू, वो और ज्यादा कंपाउंड भी तो हो गया है, पॉवर्टी का इशू। तो उसके बारे में बात ना करना एक सही चीज नहीं थी, ठीक है ना। यहाँ पे ऑथर ने ये चीज जो बताई है, दैट इज द थिंग व्हिच हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर। अगला जो आर्टिकल है वो है द मिथ ऑफ ए पॉलिटिकल कैंपस। अब मिथ ऑफ ए पॉलिटिकल कैंपस क्या है एक्चुअली में? कई लोगों ने, आपने सुना होगा कि ये कहते हुए कि यार जो कैंपसेस हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, है ना। आपने सुना है ये चीज। अब देखो होता क्या है कि कई बार हम भी इस चीज को नहीं समझते हैं और हम भी सपोर्ट करने लगते हैं। हम कहते हैं हाँ यार, जो इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं वो घर बन चुके हैं, आपके राजनीति के घर बन चुके हैं। लेकिन क्या आप ये बताओ मुझे, ये क्या कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल पॉलिटिक्स से अलग हो? इज देयर एनीथिंग which can be separated from politics? नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। दूसरी चीज, जो पार्टीज ये कह रही हैं उनकी खुद की पॉलिटिकल विंग्स हैं इंस्टीट्यूशंस में। जैसे कि अगर बीजेपी कह रही है सपोज, तो बीजेपी की पॉलिटिकल विंग है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अगर कांग्रेस कह रही है तो उसकी है NSUI, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये अलग अलग उसके अलग अलग विंग्स हैं, ऑलरेडी आपके विंग्स काम कर रहे हैं, फिर आप बोलते हो यूथ को कि पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करना चाहिए। अगली चीज, जो अगला जो इशू है वो ऑथर ने वो ये उठाया है कि आप एक बात बताओ कि यहाँ पे इंडिया में जो वोटिंग की एज है वो क्या है? वोटिंग की एज इंडिया में है 18 साल। 18 साल की एज में बच्चा क्या कर रहा होता है? वो 12th क्लास को पास करके फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा होता है, या फर्स्ट ईयर में होता है अमूमन, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। तो 18 साल का जब बच्चा फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी है, तो कॉलेज में है वो, और वो वोट करने का पावर रखता है, तो क्या बिना डिस्कशन के, बिना वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए, क्या वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है? क्या वो एक इन्फॉर्म्ड वोट कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि वो पॉलिटिकल डिस्कशंस में अपना व्यू रखे, वो इश्यूज को समझे। अगर वो इश्यूज ही नहीं समझ रहा है तो उसको ये नहीं पता रहेगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो एजुकेशन का आइडिया केवल ये नहीं कि आपको नौकरी दे दी जाए, एजुकेशन का आइडिया ये भी है कि आपको सोसाइटल इश्यूज के बारे में पता हो, आप सोसाइटल इश्यूज को समझे और उसके लिए आप आवाज उठाएं। अगर कुछ गलत हो रहा है, इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट, यू हैव टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट दैट, ठीक है ना। अगली चीज जो ऑथर ने उठाई है, ये उठाई है कि अमूमन देखो क्या होता है, दो तरीके के लोग हैं। एक वो लोग हैं, जैसे सपोज करो कि जो लोग रिसीविंग एंड पे हैं, मतलब अगर किसी पॉलिसी के रिसीविंग एंड में अगर कोई है, मतलब कि जो अनप्रिविलेज्ड क्लास है, वो तो आवाज उठाएंगे ही ना यार। आवाज कौन नहीं उठाता? आवाज वो व्यक्ति नहीं उठाता है जो रिसीविंग एंड में नहीं होता है। मान लो मेरी किसी पॉलिसी का इंपैक्ट किसी व्यक्ति पे पड़ रहा है और दो व्यक्तियों पे नहीं पड़ रहा है, तो वो एक अकेला व्यक्ति जिसके ऊपर वो इंपैक्ट पड़ रहा है वो तो बोलेगा ना। फॉर एग्जांपल, अगर हम फार्म लॉज में देखें तो अब आप ये बोलो कि यार फार्मर्स क्यों जा रहे हैं, तो क्योंकि उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। फिर आप ये बोलो कि सिर्फ पंजाब हरियाणा के फार्मर्स क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर किसी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है तो वो व्यक्ति तो जाएगा ही जाएगा, भले कोई दूसरा व्यक्ति आवाज ना उठाए उसके साथ, भले कोई व्यक्ति ना बोले, लेकिन अगर आप रिसीविंग एंड पे हैं तो आप जरूर आवाज उठाएंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, ऑथर ने यहाँ पे एक और साइंटिस्ट को कोट किया है, उसने ये भी कहा है कि कई बार लोग आवाज इसलिए भी उठाते हैं क्योंकि वो वेल्दी भी होते हैं। दोनों साइड है, मतलब अगर आपके पास प्रोटेक्शन है, सोशल प्रोटेक्शन है, इकोनॉमिक प्रिविलेज है आपके पास, तो भी आपके पास प्रोटेस्ट करने का वो आ जाता है, कई बार कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है ना। तो दोनों ही केसेस होते हैं, इट इज इक्वली रीजनेबल, ये भी है, ठीक है ना। और तीसरी चीज ऑथर ने ये बोली है कि ये जो कई हमको आज राइट्स मिले हुए हैं,
कई लोगों ने, कई ग्रुप्स ने, अपने जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उन्होंने अपने काम करवाए हुए हैं। वो इसलिए करवा पाए हैं क्योंकि उन्होंने सस्टेन्ड आवाज उठाई है। कई बार सपोज करो कि एक कॉलेज है जहां पे फीस बढ़ा दी जाए, बिल्कुल अपने हिसाब से मनमानी करके फीस बढ़ा दी जाए, तो क्या वहां के स्टूडेंट जो है वो अनशन नहीं करेंगे? क्या वो धरना नहीं देंगे? अब आप बोलोगे कि ये तो पॉलिटिकल काम कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन यार वो तो रिसीविंग एंड पे, वो तो देंगे ना इस चीज के कारण। तो ये जो चीजें हैं, ऑथर ने बोली कि ये आप ये नहीं बोल सकते कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आप पॉलिटिक्स से अलग कर दो, वहां पे वो चलती रहेगी पॉलिटिक्स, एंड वही चीजें जो यहाँ पे मैंने आपको बताई। सो दैट वाज इट फ्रॉम द एडिटोरियल सेगमेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। वैसे ऐसे ज्यादा कुछ खास मुझे न्यूज आइटम यहाँ दिखी नहीं थी। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि लोकसभा टीवी, LS टीवी और राज्यसभा टीवी, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है अंडर द बैनर ऑफ संसद टीवी। तो संसद टीवी के नाम से अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है, लोकसभा टीवी को, राज्यसभा टीवी को। और इसके साथ रिटायर्ड IAS ऑफिसर रवि कपूर जो है, ही इज अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है ना, रिटायर्ड IAS ऑफिसर रवि कपूर, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दैट, एंड इट नाउ आफ्टर 2 years द मर्जर ऑफ लोकसभा टीवी, LS टीवी एंड राज्यसभा टीवी हैज हैपेंड अंडर द बैनर ऑफ संसद टीवी। तो संसद टीवी के नाम से किया गया है। हिमालयन सेरो स्पॉटेड इन असम। अब हिमालयन सेरो नाम का जो एनिमल है वो देखा गया असम में, मानस टाइगर रिजर्व में देखा गया। ठीक है ना, हिमालयन सेरो को देखना एक बड़ी बात है। इट्स अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि हिमालयन सेरो एक ऐसा जानवर है जो कि ना ही गोट की कैटेगरी में आता है, ना ही पिग की कैटेगरी में आता है, ना ही एंटीलोप की कैटेगरी में आता है, इन सबके बीच में एक है। तो थोड़ा इसका बहुत ही वियर्ड शेप है। आप हिमालयन सेरो को अगर आप देखोगे, इट नाइदर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ गोट, नाइदर इन द कैटेगरी ऑफ एंटीलोप, नॉर इन द कैटेगरी ऑफ अ पिग। तो ये सबके बीच में बनता है। ये मानस टाइगर रिजर्व में इसको देखा गया। ठीक है ना, और थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसके पहले ये हिमाचल में भी देखा गया था। और एक नई बर्ड भी देखी गई थी, मैंडरिन डक। मैंडरिन डक के बारे में बता दूं, मगुरी मोटापंग वेटलैंड वाले रीजन में, जो कि ईस्टर्न असम के पास है, मगुरी मोटापंग वेटलैंड। ये मैंने आपको बताई थी न्यूज तब भी जब ये आया था, मैंडरिन डक के बारे में, कि मगुरी मोटापुंग वेटलैंड है, वहां देखा गया है। एंड दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के पास ईस्टर्न असम में देखा गया था 118 सालों के बाद। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक और चीज बता दूं कि आपको हिमालयन सेरो के बारे में, तो हिमालयन सेरो हर्बीवोर्स होते हैं, दे आर हर्बीवोर्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न हिमालयाज में पाए जाते हैं, बट नॉट इन द ट्रांस हिमालयन रीजन। यानी कि जो जम्मू कश्मीर के ऊपर जो काराकोरम वाला रीजन है, ट्रांस हिमालयन रीजन है, वहां ये नहीं पाए जाते। अगली चीज, अभी तक प्रीवियसली ये IUCN में नियर थ्रेटेंड थे, लेकिन अब ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में है। और दे आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। दे आर लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो ये भी आप इसको याद रखेगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है ये। ठीक है ना, दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। यहाँ से कोई न्यूज आइटम नहीं है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। यहाँ पे एक देखो न्यूज है, अंबानी टॉप्स द इंडियन बिलियनियर्स लिस्ट विद $83 बिलियन। तो यहाँ पे the world added 607 new billionaires or more than 3 billionaires in 2 days, while India added 55 new billionaires। तो 55 नए बिलियनर्स इंडिया ने ऐड किए इस बार। ठीक है ना, और इंडिया की तरफ से जो सबसे अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो वो थे मुकेश अंबानी, $83 बिलियन। ठीक है ना, फॉलोड बाय गौतम अडानी, $32 बिलियन। तो गौतम अडानी जो थे वो सेकंड नंबर पे थे, $32 बिलियन पे। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। तो वो सही, कोई ना कोई सही बोलता है यार, की है ना, कि अंबानी अडानी। इंडिया हैज रिटेन्ड थर्ड स्पॉट इन द नंबर ऑफ बिलियनर्स फ्रॉम अ कंट्री विद टोटल ऑफ 177 बिलियनर्स। तो इंडिया जो था वो थर्ड स्टेज पे था, थर्ड नंबर पे था विद 177 बिलियनर्स। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दिस अनदर थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। पहला दूसरे पे तो ऑब्वियस सी बात है USA एंड चाइना होंगे, आई थिंक, है ना, तो वही होने चाहिए। So that is it for the day friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe, keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.